तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई अभी तक की कहानी क्या है, तो रिलायंस कैपिटल आप जानते ही होंगे कि भारत की तीसरी ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इनके अलावा एसआरईआई ग्रुप और दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, जिनके ऊपर आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी और जो बैंक्रप्सी कोड है उसके अंतर्गत बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई थी आरबीआई के द्वारा। तो नवंबर 2021 में क्या हुआ था, आरबीआई ने जो रिलायंस कैपिटल है उनको बैंकरप्सी रेजोल्यूशन के लिए रेफर किया था, जब इन्होंने अपने जो 24,000 करोड़ रुपए की बॉन्ड पेमेंट थी उसके ऊपर डिफॉल्ट कर दिया था। इसके बाद नागेश्वरा राव को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया था, जो कि इस इंसॉल्वेंसी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसकी देखरेख करेंगे। फेब्रवरी में जो एडमिनिस्ट्रेटर नागेश्वरा राव थे उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इनवाइट किया था, और इसमें 55 कंपनीज ने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फरवरी 2022 में सबमिट किया था। और इसके बाद सिर्फ 55 में से 14 ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने कि अगस्त एंड तक अपनी नॉन बाइंडिंग बिड सबमिट करी थी। और फाइनली दिसंबर तक इन 14 में से भी सिर्फ 4 ही ऐसे इन्वेस्टर रह गए थे, जिसमें कि इंडसइंड बैंक के प्रमोटर हिंदुजास, टोरेंट ग्रुप, कॉस्मिया पिरामल का कंसोर्टियम और ओक ट्री कैपिटल। सिर्फ ये 4 ही फाइनल बिडर रह गए थे जिन्होंने कि अपनी फाइनल बिड्स दिसंबर में सबमिट करी थी। लेकिन जो बिड्स थी वो लिक्विडेशन वैल्यू यानी कि जो असेट्स को बेचने की जो वैल्यू है उससे कम थी। तो जो क्रेडिटर की कमेटी थी उन्होंने ई ऑक्शन के लिए बोला कि भाई इसमें ई ऑक्शन में जो बिडर्स हैं वो अपने जो बिड प्राइसेस हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो रिलायंस कैपिटल लगभग जो क्रेडिटर है उनका 25,400 करोड़ रुपए इनको बकाया है, और इनकी जो असेट्स की लिक्विडेशन वैल्यू है वो 13,000 करोड़ रुपए के आसपास है। तो अगर आप इस न्यूज के बेसिस पे सोच रहे हैं कि भाई रिलायंस कैपिटल में शायद ये पॉजिटिव न्यूज है तो हमें इनका शेयर लेना चाहिए, तो आपको ये सोचना होगा कि इनके ऊपर 25,400 करोड़ रुपए तो क्रेडिटर्स को देना है, तो जो पैसा इनको मिलेगा वो सिर्फ क्रेडिटर को पार्शियली पेमेंट के लिए यूज होगा। तो शेयर होल्डर के लिए इसमें से कुछ नहीं बचेगा, तो इनके शेयर से डेफिनेटली दूर रहिए। आप वैसे भी इसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे, कोई भी इसमें खरीदने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई खरीदने को तैयार होता है, तो आपके पास अगर शेयर है तो बेच दीजिए, और नए शेयर तो बिल्कुल भी भूल के नहीं खरीदिए इसमें। और जो उसके बाद ई ऑक्शन में क्या हुआ, ई ऑक्शन जो वेंसडे 21 दिसंबर को थी, उससे पहले जो ओक ट्री कैपिटल है उन्होंने कुछ डिमांड रखी थी कि भाई इसको थोड़ा पोस्टपोन किया जाए, जिसको कि नजरअंदाज कर दिया, तो ये बाहर हो गए थे। और लास्ट में यानी कि 20 दिसंबर की शाम को कॉस्मिया जो फाइनेंशियल और पिरामल ग्रुप का जो कंजोर्टियम यूनियन थी, उन्होंने भी पुल आउट कर लिया कि भाई हम ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो फाइनली सिर्फ हिंदुजा और टोरेंट ग्रुप बचे थे जिन्होंने की ई ऑक्शन जो कि वेंसडे 21 दिसंबर को हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो 21 दिसंबर को ई ऑक्शन हुई थी उसमें अहमदाबाद बेस्ड जो टोरेंट ग्रुप है उन्होंने हाईएस्ट जो टोटल बिड है 8,640 करोड़ रुपए की, इसको सबमिट किया था। तो इसमें जो टोरेंट ग्रुप है उन्होंने 8,640 करोड़ रुपए की बिड सबमिट करी थी, और हिंदुजा ग्रुप है उन्होंने 8,110 करोड़ रुपए की बिड सबमिट करी थी। तो यहां से तो साफ साफ टोरेंट जो ग्रुप है वो विनर निकल के आ रहा था। लेकिन अब सरप्राइज ये हुआ है कि हिंदुजा ग्रुप ने जो अपनी ऑफर है उसको बढ़ा करके 9,000 करोड़ रुपए कर दिया, यानी कि जो 8,110 करोड़ रुपए थे इसको अब बढ़ा करके इन्होंने 9,000 करोड़ रुपए कर दिया, और ऐसा करने से इन्होंने जो टोरेंट ग्रुप की बिड है उसको बीट कर दिया है। और कहीं कहीं आपको ये अमाउंट 9,400 9,500 करोड़ भी दिखाई देगा न्यूज में, लेकिन अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात की जाए तो वो 9,000 करोड़ रुपए आ रही है, तो इसलिए आप इसको 9,000 करोड़ रुपए मान के चल सकते हैं। और क्रेडिटर के लिए अच्छी बात यह है कि हिंदुजा ग्रुप की जो 9,000 करोड़ रुपए की बिड है इसमें से इन्होंने बोला है कि 8,800 करोड़ तो ये अपफ्रंट दे देंगे, यानी कि इमीडिएटली जो क्रेडिटर है उनको पैसा मिल जाएगा, और बाकी का पैसा ये बाद में देंगे। और वही जो टोरेंट ग्रुप है उन्होंने बोला है कि 8,640 करोड़ रुपए तो हम देंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ 4,000 करोड़ अपफ्रंट देंगे, और बाकी का जो 4,640 करोड़ है वो 3 साल बाद, 4 साल बाद और 5 साल बाद ये पे करेंगे, और इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं देंगे। तो इसको देख करके तो साफ साफ हिंदुजा ग्रुप की जो बिड है वो एक्साइटिंग लगती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जो बिड है वो जो ई ऑक्शन समाप्त होने के बाद सबमिट करी है। और अब अगर बात की जाए कि भाई यहाँ से आगे क्या होगा, तो जैसे कि हिंदुजा ग्रुप की जो बिड है वो टाइमलाइन के बाहर आई है,
तो अगर जो क्रेडिटर हैं वो एग्री करते हैं कि भाई हम हिंदुजा ग्रुप की बिड के साथ जाना चाहते हैं, तो टोरेंट ग्रुप शायद इसको कोर्ट में चैलेंज करेगा, और इससे क्या है कि ओवरऑल जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है उसमें डिले आएगा। टोरेंट ग्रुप ने ऐसा बताया जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है नागेश्वरा राव जी, उनके पास ऑलरेडी अपनी जो प्रोटेस्ट है वो भेज दी है, और उन्होंने कहा है कि भाई ये गलत तरीके से हिंदुजा ग्रुप ने अपनी ऑफर को रिवाइज किया है। तो अब इम्पोर्टेंट डेट है 26 दिसंबर, जबकि जो लेंडर्स हैं उनकी नेक्स्ट मीटिंग होनी है। उनको केपीएमजी और डेलॉयट जो कि उनके एडवाइजर हैं, वो अपना फाइनल एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद वो वोट करेंगे, लेंडर्स वोट करेंगे कि भाई जो दोनों ऑप्शन है, दोनों प्लान्स है, उसमें से किसको सेलेक्ट किया जाए। क्योंकि और ओवरऑल जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उन्होंने 31 जनवरी सेट कर रखी है रिजोल्यूशन के लिए। रिलायंस कैपिटल की ये डेडलाइन है 31 जनवरी। तो अब देखना होगा, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि क्योंकि इनकी जो बिड है वो आउटसाइड टाइमलाइन आई है, तो हो सकता है कि टोरेंट ग्रुप की बिड को ही फाइनल कर लिया जाए। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो इसमें फर्दर टर्न एंड ट्विस्ट होंगे, तो देखना होगा। अगर उसमें कोई मेजर डेवलपमेंट होगी तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।